करना, बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है। ये कड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। अरे क्या ये सब? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काहे की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, खट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का मैं दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है, पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, वो गट्टा खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था, हाँ। अब चुका दिया है तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच्चा है। चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। नमस्कार, मैं ममता जहांगीर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सायरा नरसिम्हा रेड्डी फुल मूवी को। मूवी में पूरा यही दिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को लूटने की शुरुआत की थी और कैसे भारतीय उनसे डर गए थे। उन्होंने अंग्रेजों ने भारतीय की अर्थव्यवस्था को किस तरह से हिलाकर रख दिया था, संस्कृति को कैसे उन्होंने कमजोर कर दिया था और भारतीयों को पूरी तरह अपने वश में कैसे किया। लेकिन एक योद्धा उनके सामने आ खड़ा और उस वजह से उन्होंने पूरे भारतीयों में इतना जोश और जुनून भर दिया कि सब उसके पीछे खड़े हो गए और अंग्रेजों को भारत से किस तरह उन्होंने बाहर भगाया। पूरी मूवी में यही दिखाया गया है और उस मूवी को देखने के बाद हमारे अंदर एक जोश और जुनून, देशभक्ति का एक अलग ही
वाइब आ जाती है। चलो शुरुआत करते हैं इस मूवी की। इस मूवी में सबसे पहले दिखाया जाता है कि जब अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति से वाकिफ होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ ना तो कोई चोर है और ना ही कोई भिखारी। मतलब लोगों में इतनी एकजुटता है और यहाँ लूटने के लिए बहुत सा धन है। अंग्रेज अपने सीनियर से कहते हैं कि मुगलों ने यहाँ काफी राज किया, यहाँ का खजाना हीरे जवाहरात लूट पाए लेकिन उनकी तहजीब नहीं लूट पाए। फिर इस तरह अंग्रेजों में कमेटी बैठी गई जिसमें कहा गया कि उनकी ताकत वेदों, शिक्षा, उनकी संस्कृति से है, उनकी ये ताकत छीन लो फिर उन्हें लूटना और भी आसान हो जाएगा। फिर अंग्रेजों ने कूट डालो राज करो की नीति से भारत की अर्थव्यवस्था संस्कृति तहस महस कर दी। फिर मूवी के आगे दिखाया जाता है कि झांसी की रानी 1857 में किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रही थी और उनकी 3000 की सेना में से सिर्फ 100 आदमी ही बचे थे और उन 100 आदमी को उन्होंने किस तरह से जोश और जुनून देकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर विजय प्राप्त की थी। फिल्म की असली शुरुआत यहीं से होती है क्योंकि यहाँ होता है नरसिम्हा रेड्डी का जन्म, जो झांसी की रानी द्वारा प्रवचन में अपने सैनिकों से बता रही है कि योद्धा का सर कट जाए लेकिन योद्धा के हाथ से तलवार नहीं छूटनी चाहिए। झांसी की रानी उन्हें बताती है कि नरसिम्हा रेड्डी का जब जन्म होता है तब वह जन्म के समय भी अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर नरसिम्हा रेड्डी जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर नरसिम्हा रेड्डी को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। फिर नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए अपने गांव वालों पर अत्याचार करते हुए अपनी आंखों से देखते हैं तो अपने नाना से कहते हैं कि नाना ये अंग्रेज अपनी इस तरह से तानाशाही क्यों कर रहे हैं। तो नरसिम्हा रेड्डी अपने नाना से कहते हैं कि आप तो पालेगार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनके नाना कहते हैं कि हम तो नाम के पालेगार हैं, हम तो बस उनके आगे कठपुतली हैं। और उनकी बंदूकों से हम डरने लगे और मुट्ठी भर पैसे के लिए और अपने परिवार के लिए हम भी बिक गए और हम उनके सामने एक जिंदा लाश बन गए। तो नरसिम्हा रेड्डी जवाब में कहते हैं कि इन लाशों की तरह जीने से अच्छा है हम विद्रोह की तरह मर जाए नाना। विद्रोह की इस तरह की आग को देखकर उसके नाना डर जाते हैं और उसे गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। गुरुजी का रोल अमिताभ सर निभा रहे हैं। गुरुजी नरसिम्हा के अंदर बहुत ही जोश और जुनून और विद्रोही भावना देखते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें इस जीत के लिए युद्ध करना होगा और तुम्हें एकजुट लोगों का साथ भी चाहिए होगा क्योंकि अकेले तुम 10 लोगों से ज्यादा नहीं मार सकते और इस संगठन का साथ तुम्हें जब भी मिलेगा, अपने लोगों का साथ तुम्हें जब भी मिलेगा जब तुम अपने अंदर जिस तरह से अग्नि प्रज्वलित हो रही है वैसे तुम उन लोगों के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर पाओगे। इधर अंग्रेजों की तानाशाही और ज्यादा बढ़ रही है। अंग्रेज भारतीयों पर 300 गुना ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं और धीरे धीरे गांव कस्बे सब पर अपना राज जमा रहे हैं। फिर सबसे पहले नरसिम्हा ने अपना कदम ये चला अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने सारे पालेगाम को एक कार्यक्रम के तहत सबका संगठन रखा और उस मेले का आयोजन किया, जिससे पहले उन्हें काफी यज्ञ और पूजा पाठ वगैरह करने थे। उन्होंने ये शिक्षा भी हासिल कर रखी थी कि पानी में सांस को कैसे रोकना है। घंटों पानी में रहकर वो अपनी सांस को रोक दिया करते थे। जब वो पानी में रहकर अपनी सांस रोककर यज्ञ को पूरा कर रहे थे, इतने में उनकी मुलाकात होती है तमन्ना भाटिया से, जो एक नर्तिका का रोल निभा रही है इस मूवी में, जो पानी में देखकर बहुत ही चौंक जाती है। और नरसिम्हा का रोल निभा रहे हैं चिरंजीवी। वो काफी डर जाती है कि इतनी देर तक पानी में कोई कैसे रह सकता है। तब उसे गुरुजी द्वारा पता चलता है कि उन्होंने यह विद्या हासिल कर रखी है। इस तरह नरसिम्हा रेड्डी ने सारे पालेगामों को एक करने के लिए यह मेले का आयोजन किया, लेकिन कुछ के मन में खोट भी थी। वो कुछ अंग्रेजों के साथ मिले हुए भी थे, वो सबको इकट्ठा करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बैलों को कुछ हिला पिला दिया, जिससे बैल बेकाबू हो गए और वह गांव की ओर ही आ रहे हैं। जब ये बात चिरंजीवी यानी नरसिम्हा को पता चलती है तो वो किस तरह उन बैलों को जंगल की ओर ले जाते हैं, और जब वो बैल पहाड़ से गिरने ही वाले होते हैं तो उन बैलों को भी बचाकर पानी में ढकेल देते हैं। तब कहीं जाकर वह बैल बेकाबू से बाहर आते हैं और शांत होते हैं। और फिर नरसिम्हा रेड्डी सारे पालेगाम को एक करके वह मेले का आयोजन अंग्रेजों के खिलाफ रच देते हैं, जो बात अंग्रेजों तक जाती है। इधर नरसिम्हा रेड्डी तमन्ना भाटिया, जो कि एक नर्तिका है, उनके नृत्य में खो गए हैं, उनका नृत्य निहार रहे हैं।
जो कि इस रोल में वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। फिर नरसिम्हा रेड्डी तमन्ना भाटिया से कहते हैं कि ये जो आपकी नृत्य की कला है इसे आप कोई नए अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो तमन्ना भाटिया यानी उसका नाम मूवी में लक्ष्मी होता है, वो कहती है कि लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है, उन्हीं के लिए गाती है, आम मनुष्यों के लिए नहीं। तो नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं कि भगवान भी तो आम मनुष्य ही है, भगवान को जगाने के लिए अपनी इस कला को थोड़ा सा बदल लो, फिर देखिए कितना निखार आ जाएगा। ये बात लक्ष्मी को काफी बेहद पसंद आती है। फिर इस तरह से गांव में भूखमरी आ जाती है और एक औरत अपने बच्चों को और अपने आप को घर में कैद करके घर में आग लगा लेती है। नरसिम्हा रेड्डी वहां पर पहुंचकर उन्हें बचाते हैं और आग बुझाते हैं। तब वो पूछते हैं कि ये आग किसने लगाई, गांव वालों से पूछते हैं। तो वो औरत कहती है मैंने लगाई है ये आग, कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को अशुद्ध कर दिया। 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते हुए। किसी दिन हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठाकर ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी करने लग गया। जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्हीं हाथ को चोरी करता हुआ नहीं देख सकती मैंने सोचा अपमान के इस जीवन में मान की मौत अच्छी है। तो नरसिम्हा उनके बेटे से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें भूख लगी? तो बेटा कहता है कि माँ हमें खिलाती है और खुद भूखी सोती है। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो मैं उनके लिए ले आया, क्या ये पाप है? फिर नरसिम्हा रेड्डी अपने राज्य से अनाज भरकर यहाँ लाने के लिए कहते हैं कि इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। लक्ष्मी भी वहाँ मौजूद होती है और लक्ष्मी को नरसिम्हा से धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। फिर नरसिम्हा वहाँ के मुंशी जो कि अंग्रेजों के बहुत ही गुलाम होते हैं उनसे कहते हैं कि जब फसल होती थी तब ये गांव वाले लगान देते थे अंग्रेजों को, लेकिन इस वर्ष सूखा पड़ गया, इस वर्ष ये लगान नहीं देंगे। तो मुंशी जी काफी चौंक जाते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के बगावत की बात आ गई है। तो नरसिम्हा ने साफ साफ कह दिया कि लगान नहीं देंगे, हम अंग्रेजों की हड्डियों के हल बनाकर खेत में जोत देंगे। मुंशी जी डर जाते हैं और कहते हैं आफत आ गई तो? नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है। फिर नरसिम्हा और लक्ष्मी का फिर से मिलन होता है और वो अपने प्रेम को इजहार करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं। और नौसम किले में हमेशा की तरह टीले पर दीपक जलाना होता है जो कि नरसिम्हा द्वारा जलाया जाता है, वो भी हर कार्तिक पूर्णिमा को। तो हर कार्तिक पूर्णिमा की तरह वह इस बार भी दिया जलाता है। फिर नरसिम्हा रेड्डी देखते हैं कि गाँव में कुछ यज्ञ का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जब उनको गुरुजी से पता चलता है कि सीमा में अकाल पड़ा है, उसके लिए यज्ञ करना होगा, तो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ। तो नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं लेकिन यज्ञ के लिए तो विवाहित जोड़ा बैठता है, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा विवाह छोटी उम्र में हुआ था, क्योंकि उस समय भी अकाल पड़ा था और यहाँ राज परिवार से बैठने के लिए कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारा विवाह उसी क्षण कर दिया गया था। और कुछ दोष होने की वजह से तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने कभी नहीं दिखाया गया और तुम्हें भी नहीं बताया गया कि कौन तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी कुंडली में दोष की वजह से तुम और तुम्हारी पत्नी 24 वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देख सकते। अब वो घड़ी आ गई है और तुम्हारा दोष भी समाप्त हो गया है। सिद्ध माँ के साथ तुम्हारा विवाह देवताओं का निर्णय है। नरसिम्हा रेड्डी को लक्ष्मी से प्रेम होने लग गया था और जब उन्हें पता चला कि वह विवाहित है तो वो लक्ष्मी के बारे में ही सोचने लग जाते हैं। फिर नरसिम्हा और सिद्धमा की पहली मुलाकात होती है और वह यज्ञ समाप्त करते हैं उनके साथ। यह देखकर लक्ष्मी चूर चूर हो जाती है क्योंकि उसने जो भी चीज पाने की कोशिश की हमेशा उससे दूर होती गई। इस बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ, वह नरसिम्हा को न पा सकी। लक्ष्मी को यह बहुत बुरा लगता है, इसके लिए वह मरने तक को तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ एंड मोमेंट पर नरसिम्हा पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम यह अपराध क्यों कर रही हो, दंड तो मुझे दो, अपराध मुझसे हुआ है। तो लक्ष्मी कहती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, हमारे माता पिता तो ईश्वर चुनते हैं लेकिन अपना सुहाग तो मैं खुद चुन पाती, लेकिन मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया, कम से कम मेरी मौत तो मुझे चुनने दीजिए। नरसिम्हा लक्ष्मी को रोक देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता है और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागृति पैदा कर सकती है। ये कला ना तुम्हारे लिए है ना उस ईश्वर के लिए है, ये लोगों में नई प्रेरणा जगाने के लिए है, तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं। फिर नरसिम्हा लक्ष्मी के अंदर जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ कहते हैं और कहते हैं कि जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया,
जिस दिन हमने जी भर के जी लिया और हम मर के भी भगवान से आंख मिलाकर बात कर सके, हमें ऐसा जीवन जीना है। लक्ष्मी नरसिम्हा की बात समझ गई और अपना उद्देश्य लेकर जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त करने लगी। इधर सिद्धम्मा और नरसिम्हा का मिलन होता है, जिसमें सिद्धम्मा उसे बताती है कि वह काफी सालों से, जब से उसकी शादी हुई है तब से नरसिम्हा को चाहती है, उन्हें ही अपना पति और सब कुछ मानती है। ये सुनकर चौंक जाते हैं नरसिम्हा, जो कि नरसिम्हा को तो याद ही नहीं है कि उसकी शादी कब हुई थी, लेकिन वह अपने शादी के सपनों को लेकर सिद्धम्मा बहुत ही आतुर थी। वह कहती है कि 24 साल मैंने बहुत मुश्किल से बिताए, क्योंकि हमारी कुंडली में दोष था। अगर मैं आपको देखती तो आपका जीवन संकट में आ जाता, इसलिए मैं आपसे हमेशा छुपकर रहती थी। फिर सिद्धम्मा पहली बार नरसिम्हा रेड्डी को देखती है और उनसे एक वचन मांगती है और कहती है कि आप जैसे रहिए, आप जैसे मन मर्जी करिए, लेकिन आप मुझे ये वचन दीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नरसिम्हा रेड्डी सिद्धम्मा को ये वचन दे देते हैं। इधर अंग्रेज फिर से तहलका मचाना शुरू कर देते हैं। जहाँ सूखा पड़ा था, जहाँ पर नरसिम्हा रेड्डी ने लगान देने से मना किया था, वहाँ अंग्रेज आते हैं और कहते हैं कि सूखा पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जमीन पर लगान देना होगा, जितनी जमीन है उतना लगान। तो गांव वाले काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि हमसे तो फसल का लगान भी नहीं दिया जा रहा है, अगर फसल नहीं हुई तो हम जमीन का लगान कैसे देंगे। तो अंग्रेज कहते हैं तो फिर कानून के मुताबिक ये जमीन हमारी, इन मजदूरों को जो मेहनत का बनता है हम दे देंगे। किसान लोग अपनी जमीन को जाते हुए देखकर कहते हैं कि सरकार, ये जमीन हमारी माँ है। फिर अंग्रेज उन गाँव वालों से कहते हैं कि तुम्हारी जितनी जमीन है उतना तुम दौड़ सको दौड़ लो, वो तुम्हारी जमीन, लेकिन उससे आगे मेरा घोड़ा चला गया तो वो जमीन उससे आगे मेरी। सारे गांव वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक गांव का किसान पीछे नहीं हटता है, वो दौड़ लगाता है घोड़े के साथ और बुढ़ापे की वजह से वो इतना दौड़ नहीं पाता है और गिर जाता है। घोड़े के साथ तो जवान आदमी भी नहीं दौड़ पाता है, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन इतने में ही नरसिम्हा रेड्डी उसी घोड़े पर चढ़कर वापस आ जाता है और गाँव वालों के लिए एक आशा की किरण बनता है और उन बूढ़े किसान को पानी पिलाता है। और नरसिम्हा यहाँ पर काफी भड़क जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जाते हुए कहते हैं कि हमारी विरासत के खिलाफ सवाल उठाने वाले तुम होते कौन हो, तू है कौन, मेरा भाई है, बेटा है, दामाद है कौन। तो अंग्रेज भड़कते हुए कहते हैं कि इनकी तरह भी तू भी मजदूर है, लगान नहीं दिया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। इस तरह अंग्रेजों के 4-5 लोग उससे तलवारबाजी करने के लिए आ जाते हैं और नरसिम्हा उनका सामना करते हुए कहते हैं कि क्यों दे हम लगान, हमारी जमीन हमसे लगान नहीं मांगती है, हमारी फसल हमसे लगान नहीं मांगती है, तो तू कौन होता है लगान मांगने वाला। खेत हमारा है, पसीना हमारा है, बीज हमारे हैं, जमीन हमारी है, तो तुम्हें लगान क्यों दे हम। इस तरह से एक एक अंग्रेजों के सैनिक को नरसिम्हा गिरा देते हैं और अंत में जो भी सीनियर होता है वहीं बचता है और गांव वाले भी सारे नरसिम्हा के साथ हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा घबराने लगता है सीनियर, इतने में वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और उनके मुंशी उन्हें रोक देता है और कहता है सरकार रुक जाइए, देखिए चारों तरफ ये समय ठीक नहीं है। इस तरह से मुंशी उसको ले जाता है वहाँ से। इतने में नरसिम्हा उसे रोकते हैं और उस अंग्रेज से कहते हैं कि अपना सर झुका, और उसे सर झुका कर वहाँ से भेजते हैं और उस अंग्रेज के साथ साथ घोड़ा भी सर झुकाता है। नरसिम्हा कहते हैं और ध्यान रहे, सर उठाने की गलती हरगिज मत करना, अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, यहाँ दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। इधर वो अंग्रेज बहुत ही अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगता है और अपने घोड़े को जलाने लगता है। तो वो मुंशी कहता है कि इस घोड़े ने क्या किया है सरकार। तो वो अंग्रेज कहता है कि इस घोड़े के अंदर नरसिम्हा रेड्डी ने डर भर दिया है, जब भी हम इसके ऊपर बैठता है ये हमें उस डर की याद दिलाता है। इस तरह से वह अंग्रेज उस घोड़े को जला डालता है। इस तरह से वो अंग्रेज बहुत भड़क जाता है और आसपास के सब पाले ग्रामों को परेशान करता है और वहाँ पर अपनी मनमानियाँ करता है, लोगों को मार पीट करता है। इधर जिस गांव में लगान रोका गया था उस गांव में काफी अच्छी फसल हुई है और वो सब पूजा पाठ यज्ञ करके फसल का चढ़ावा कर रहे हैं। जैसे ही वो चढ़ावा करके भोजन करने ही वाले होते हैं, इतने में अंग्रेज और उनकी सेना वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर तहलका मचा देती है। लेकिन इस बार नरसिम्हा कहीं पूजा करने के लिए बाहर गए हुए हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा और ज्यादा मौका मिल गया है। फिर वह अंग्रेज वहाँ की पूरी पैदावार ले जाने की बात करता है तो गाँव वाले कहते हैं कि हम मर जाएंगे सरकार, 2 साल सूखा पड़ने के बाद अभी इतनी अच्छी फसल हुई और ये ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। तो वो अंग्रेज अपनी शर्त रखते हुए कहता है कि या तो तुम मुझे अपनी सारी फसल दो या फिर अपनी
गांव की एक एक लड़की मेरे साथ एक रात सोने के लिए दो। रोज रात मुझे एक लड़की चाहिए। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल ले जाओ। तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? तो गांव वाले कहते हैं कि सरकार, भूख तो हम फिर भी सह लेंगे, लेकिन बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। आप अनाज ले जाइए सरकार। फिर वो अंग्रेज लोग सारा 66 गांवों का अनाज लेकर जाने लगते हैं। इतने में वही लड़का जिसको नरसिम्हा ने आग में जलते हुए बचाया था, वह मुट्ठी भर अनाज उस रथ से ले लेता है। इसके लिए उसकी माँ उसे काफी मना करती है और अंग्रेज से माफी मांगती है और उसकी माँ कहती है कि बेटा फिर से चोरी की तूने? तो वो लड़का कहता है कि मैंने चोरी नहीं की माँ, ये हमारा है, ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। गुस्से में अंग्रेज उस पर लात मारता है और उस लड़के का साथ देते हुए काफी गांव वाले मुट्ठी भर अनाज लेकर उस अंग्रेज के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज के सैनिक उन सबको खत्म कर देते हैं जब नरसिम्हा लौट कर आते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि गाँव का सारा अनाज लेकर वो चले गए। और गांव वालों द्वारा उन्हें पता चलता है कि उस अंग्रेज ने कहा है कि नरसिम्हा उसके पांव पड़ के माफी मांगे, नहीं तो उसे भी जला देगा यही तुम्हारे सामने। ये सुनकर नरसिम्हा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि डिंडोरा पिटवा दीजिए, मैं उसके घर में घुसकर उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा ये सब अपनी आंखों से देखेगा। फिर उस अंग्रेज के घर के बाहर काफी गांव वालों का जमावड़ा हो जाता है, क्योंकि उसी घर में नरसिम्हा जाकर उसे मारेंगे। तो अंग्रेज कहता है कि जैक्सन अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। उसके चारों तरफ वो अंग्रेज लोग खड़े होते हैं और वो बीच में प्रोटेक्शन लिए खड़ा होता है। फिर अकेला नरसिम्हा जैक्सन के उन सैनिकों से लड़ता है, भिड़ता है उनसे और अंत में नरसिम्हा जैक्सन का गला काट ही देता है, वो भी पानी के अंदर। ये देखकर गांव वालों में खुशी की लहर छूट जाती है। फिर गांव वाले कहते हैं कि हमारा उस जैक्सन से पीछा छूट गया, यही काफी है। तो नरसिम्हा कहते हैं कि सिर्फ उसकी मौत काफी नहीं है, हमें हमारा हक भी वापस चाहिए। हमारे गांव से जितना भी अनाज गया है, हमें पूरा वो अनाज वापस चाहिए। और इधर मद्रास में जो भी अंग्रेजों के सीनियर होते हैं, वहाँ पर उस जैक्सन का सर भेजा जाता है, जिससे वहाँ पर काफी तहलका मच जाता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने बगावत की है। यह ऐसा पहला केस आया है वहाँ पर। जैक्सन जो कि बहुत ही ताकतवर था, जिसके अंडर में काफी गांवों की लगान आती थी, उसी का सर देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं। फिर अंग्रेजों की बड़ी सेना तैयार की जाती है नरसिम्हा को मारने के लिए और उसका सर लंदन में प्रस्तुत करने के लिए। फिर नरसिम्हा रेड्डी सारे पालेगांव की बैठक बुलाते हैं और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की बात करते हैं। तो सारे पालेगांव पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई पालेगांव नहीं जुड़ता है और गांव वाले उनके साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सरकार, हम आपका साथ देंगे। इस तरह से गांव वालों को तीर विद्या वगैरह सिखाई जाती है और गांव वाले उनके सैनिक होते हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अंग्रेजों की 300 लोगों की सेना तोपों समेत आ रही है किले पर युद्ध करने के लिए और नरसिम्हा के साथ है सिर्फ उनके गांव वाले और वह खुद। और ना ही हथियार के तौर पर उनके पास बंदूकें हैं और ना ही तोपें, उनके पास है सिर्फ तीर कमान और तलवारें। इस तरह से नरसिम्हा पूरी तरह से गांव वालों को तैयार कर देते हैं तीर कमान लेकर और किले के चारों तरफ बिछा देते हैं घास और उसके नीचे तेल डाल देते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर पूरी घास में आग लगा दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने तो शुरुआत की है तोपों से। उन्होंने किले पर पहले तोपें चलानी शुरू कर दी। इतने में नरसिम्हा गांव वालों को डरते हुए देखकर अपनी बहादुरी दिखाते हैं और जो भी उनके पास बॉम्ब विस्फोटक वगैरह होते हैं उन पर आग वाला तीर जलाते हैं और अंग्रेजों के अंदर ही बॉम्ब विस्फोट हो जाता है। इस तरह गांव वालों में जोश जुनून बढ़ जाता है। नरसिम्हा को देखकर वो पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तीरबाजी करते हैं, उनसे लड़ते हैं। लेकिन अंग्रेजों की काफी ज्यादा मात्रा में सेना थी और गांव वाले थे बहुत ही कम। और अंत में पालेगार भी नरसिम्हा के साथ जुड़ गए और नरसिम्हा ने अंग्रेजों पर उस समय वहाँ के जो भी युद्ध करने के लिए आए थे उन पर विजय प्राप्त की। नरसिम्हा युद्ध में अपनी खुशी जाहिर कर ही रहे होते हैं, इतने में उन्हें बहुत ही बड़ी खुशी मिलती है, उनके बेटा होता है उसी दिन। इधर वो अंग्रेज लोग मद्रास में इंतजार कर रहे होते हैं नरसिम्हा के सर का। एक्चुअल में होता ये है कि जो भी सेना अंग्रेजों की 300 लोगों की युद्ध करने के लिए यहाँ से गई थी तोपें लेकर, उन्हीं की लाशों को रथ में भर भर के वापस मद्रास भेज दिया गया।
और नरसिम्हा खुद उन 300 लोगों को लेकर वहाँ पर मौजूद होता है। एक्चुअली नरसिम्हा को कोई वहाँ जानता नहीं है, उसका स्केच बनवा रहे थे किसी से, लेकिन स्केच अभी तक देखा नहीं है। नरसिम्हा कहता है इस बार हमारे देश का कपास विलायत नहीं, तुम्हारी सफेद चमड़ियाँ विलायत जाएगी। अपनी भारत भूमि पे खड़ा मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरा देश छोड़कर चले जाओ, वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभ चिंतक नरसिम्हा रेड्डी। यह सुनकर अंग्रेज काफी भड़क जाता है कि हु द हेल नरसिम्हा रेड्डी। इतने में कोई आता है कि नरसिम्हा रेड्डी का स्केच बन गया। जब अंग्रेज आकर नरसिम्हा रेड्डी का स्केच देखते हैं तो वही आदमी होता है, लेकिन वापस जाकर देखते हैं तब तक नरसिम्हा रेड्डी वहाँ से फरार हो जाते हैं। और वो चिट्ठी देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ आपका शुभ चिंतक मंजीमा नरसिम्हा रेड्डी लिखा होता है। अंग्रेजों के अधीन काम करने वाले इंडिया वाले लोग, जो भी भारत के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सामने खुद आकर हमें चेतावनी देके चला गया, युद्ध शुरू कर गया है सरकार। इस तरह नरसिम्हा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए जन जन के साथ जुड़ जाते हैं। सारे पालेगाम, सारे गांव वाले नरसिम्हा के साथ जुड़ जाते हैं। फिर नरसिम्हा अपनी पत्नी का त्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश, अपनी धरती, अपने लोगों के लिए लड़ना होता है। इसलिए परिवार से वो अलग हो जाते हैं और अपनी पत्नी से अपनी माँ और अपने बेटे का ख्याल रखने का वचन लेते हैं। इधर अंग्रेज लोग नरसिम्हा को पकड़ने के लिए, उसे लाने के लिए 5000 के इनाम राशि रखते हैं। और इधर लक्ष्मी नरसिम्हा की गाथा गा गा कर लोगों में नृत्य और गीत के जरिए देशभक्ति के भावना भर रही। नरसिम्हा की कथाएं सुनाकर लोगों में एक नई भावना जगा रही है अपने देश और अपनी धरती के लिए। लोगों में नई प्रेरणा जगाने का नया तरीका लक्ष्मी ने ये अपनाया, जो कि नरसिम्हा के द्वारा कहा गया था। उसे एक नए लक्ष्य को लेकर वह अंग्रेजों के खिलाफ नृत्य और गीत के जरिए लोगों में घृणा भर रही है। फिर सिद्धम्मा लक्ष्मी से मिलने जाती है और कहती है कि तुमने उनकी गाथा गा गा के लोगों में नए प्राण फूंक दिए, क्या तुम उनके बारे में पहले से जानती थी? तो लक्ष्मी कहती है कि मैं भी तो उन्हीं का हिस्सा हूँ और उनके बारे में कौन नहीं जानता। फिर अंग्रेजों और नरसिम्हा के बीच बहुत ही कड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। इस बार लंदन से सेना बुलाई जा रही है और लक्ष्मी को अंग्रेजों के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि वह एक अलग ही भावना लोगों में भर रही है नरसिम्हा की गाथा गा गा के। और पकड़ने वाला भी भारतीय ही था और उसने कहा कि यही है सरकार, लोगों के सामने स्वतंत्रता के गीत गा गा के उनमें नई भावना भर रही है, नचनिया है महाराज। तो अंग्रेज कहता है कि तलवार युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला युद्ध छेड़ सकती है। ये नरसिम्हा रेड्डी से भी खतरनाक है। तो वो आदमी कहता है कि सरकार ये नरसिम्हा रेड्डी की प्रेमिका है। फिर अंग्रेज आदेश देता है कि आज ये लड़की बिना कपड़ों के हमारे सामने नाचेगी और हमारे अंदर आग भड़काएगी। फिर लक्ष्मी के ऊपर से साड़ी ज्यों ही हटाने वाला होता है कोई आदमी, तो लक्ष्मी कहती है कि ये शरीर सिर्फ नरसिम्हा रेड्डी के लिए है, कोई और अगर आकर छुएगा तो मर जाऊंगी मैं। तो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें नरसिम्हा रेड्डी यहाँ बचाने आएगा? जरा अपने चारों तरफ तो देखो, बारूद से भरे ये हजारों बक्से युद्ध के लिए नहीं, संहार के लिए है। एक्चुअली बाहर लंदन से पूरा जहाज भर के आया है बारूदों का, जो कि नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए वहाँ फैलाया जाएगा। जब लक्ष्मी को पता चलता है कि इतने बारूदों से मेरे नरसिम्हा को मारा जाएगा, तो वह साड़ी के पल्लू में आग लगाती है और आग के साथ अपनी परफॉर्मेंस देते हुए, अंग्रेजों को बहलाते हुए और खुद में आग जला के उन बारूदों में जाकर गिर पड़ती है और पूरी अंग्रेजों की टोली वहाँ उस धमाके से मर जाती है। सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जब नरसिम्हा को ये पता चलता है कि इतने सारे बारूदों और 3000 सेना को उस अकेली ने मार डाला, अपनी प्रेमिका को खोकर नरसिम्हा बहुत ही दुखी नजर आते हैं। फिर उसका अंतिम संस्कार भी नरसिम्हा द्वारा ही किया जाता है और उनकी पत्नी सिद्धम्मा को भी पता चल जाता है कि लक्ष्मी नरसिम्हा से बेहद प्रेम करती थी। फिर इधर अंग्रेजों की 5000 की सेना के साथ नरसिम्हा का और पालेगारों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर युद्ध में जैसे ही विजय प्राप्त करने वाले होते हैं नरसिम्हा रेड्डी, इतने में काफी अंग्रेज लोग वहां से भाग जाते हैं और 1-2 पालेग्राम को भी
पकड़कर ले जाते हैं और अंदर कमेटी बिठाई जाती है कि अफवाह फैला दो कि नरसिम्हा मर गया। नरसिम्हा रेड्डी एक नाम नहीं, एक आजादी का प्रतीक बन गया है। उसने हमारा एक आदमी मारा, 40 लोग उसके साथ हो गए। उसने हमारे 300 मारे, 4000 लोग उसके साथ हो गए। अगर देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे 10,000 लोग मार दिए, वो 4000 अब लाखों में बदल जाएंगे और फिर लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोह कर देंगे। अभी यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो सबका गुस्सा शांत हो जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा। फिर इधर नरसिम्हा के पक्ष के जो पालेगाम होते हैं उनको अंग्रेजों ने किडनैप किया है और उनसे उन्हें भड़काते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को नरसिम्हा ने मार डाला। अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर वो काफी घबरा जाते हैं और उन्हें उन्हीं के पक्ष में जाकर उनके भेद लाने का कहते हैं। और आज की रात पूर्णिमा की रात होती है और नरसिम्हा को उस पहाड़ी पर जाकर दीप जलाना होगा और ये बात अंग्रेजों को भी पता होती है। लेकिन उनका साथी जो कि अंग्रेजों द्वारा भड़काया गया है वह नरसिम्हा को चरणामृत के तौर पर कुछ पिला देता है। फिर नरसिम्हा का सर चकराने लगता है और उधर सिद्धम्मा भी आ जाती है। सिद्धम्मा को नरसिम्हा कोई गुप्त रास्ते से वहाँ से भेज देता है और अंग्रेजों की पूरी टोली आने लगती है क्योंकि जो भड़काया गया पालेगार था वह अंग्रेजों को संकेत दे देता है कि उसने नरसिम्हा को कुछ पिला दिया है। अब नरसिम्हा को मारने के लिए अंग्रेजों की पूरी टोली आ रही है। इस तरह से नरसिम्हा को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और जब उस पालेगार को पता चलता है जो कि अंग्रेजों द्वारा भड़काया हुआ होता है कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है तो उसे बहुत ही दुख होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये अंग्रेजों की ही कोई चाल। फिर नरसिम्हा को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पर नरसिम्हा को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो नरसिम्हा इतने जोशों के साथ कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माय मदरलैंड। फिर नरसिम्हा को पूरी जनता की मौजूदगी में फांसी पर लटकाने की सजा मिल जाती है और नरसिम्हा के जो साथी पालेगाम होते हैं उसे समुद्र में किसी जहाज में छोड़ दिया जाता है। फांसी पर लटकने से पहले नरसिम्हा रेड्डी गांव वालों को सर उठाकर जीने का कहते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई बरकरार रखने की भावना देते हैं। और फांसी पर लटकाने के बाद नरसिम्हा रेड्डी उछलकर अपनी मृत्यु को भी झकझोर देते हैं जो कि साउथ मूवी में अक्सर होता हुआ आया है, लेकिन ये तो असल घटना है। लेकिन अंग्रेजों की सेना ने नरसिम्हा रेड्डी का सर काट दिया था। मरते दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते रहे, फिर वह सर वहां लटका दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। इस तरह से शुरुआत नरसिम्हा रेड्डी ने की थी इस लड़ाई की, इस जंग की, जो कि 1847 में शुरुआत हुई थी और आने वाले 100 सालों में यह युद्ध बरकरार रखा हमारे देशभक्तों ने और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली और हमने स्वतंत्रता की सांस ली। आइए हम भारतीयता का आदर करें और भारत होने पर गर्व महसूस करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कौन सी मूवी एक्सप्लेन देखना चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।